कक्षा 9वीं का कल यानी कि 4 अक्टूबर को सामाजिक विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का सैम्पल पेपर सोल्व करवाऊंगा, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 9वीं का है, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपको आंसर शीट नहीं दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, जो आंसर होगा उसके ऊपर टिक मार्क आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अनुसार भारतीय वकीलों से अपील व दलील का अधिकार छीन लिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोल्ट अधिनियम। यानी कि इस एक्ट के पास होने के बाद भारतीय जो वकील थे वो ना ही अपील और दलील के लिए अप्लाई कर सकते थे कोर्ट में। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट है, 1913 ईस्वी में अमेरिका व कनाडा के भारतीयों को संगठित करके बनाई गई हिंदुस्तानी एसोसिएशन को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका दूसरा नाम था गदर पार्टी। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नकद मुद्रा तथा कच्चा माल कहलाता है? तो इसका आंसर है कार्यशील पूंजी। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, शिक्षा। नेकीराम शर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर है इसका हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजस्थान। उसके बाद सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्या था? यह स्थगित क्यों किया गया था? असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। आंसर देखें, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग की घटना से उत्पन्न आक्रोश के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन आरंभ किया। यानी कि जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को किसी प्रकार से सहयोग नहीं करना था। यानी कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि अंग्रेजों को किसी प्रकार से भी मदद नहीं देनी है। सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयों का त्याग किया गया। यानी कि भारतीयों को कहा गया कि जो अंग्रेजी सरकार के जो कार्यालय हैं वहाँ पर नौकरियाँ छोड़ दें। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते थे, भारतीय विद्यार्थी, उनको विद्यालय त्यागने के लिए यानी कि छोड़ने के लिए बोला गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। यानी कि जो विदेशी वस्त्र थे उनकी होली जलाई गई और स्वदेशी जो थे उनको अपनाने के लिए कहा गया था इस आंदोलन के द्वारा। परंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक पुलिस स्थान पर पुलिस थाने को आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिस वाले यानी कि पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। यानी कि चौरी चौरा नामक जो स्थान पर घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे, तो इस वजह से जो है इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, चुनाव को लोकतांत्रिक मायने के क्या आधार हैं? आंसर देखें, भारत में प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक समानता प्राप्त है। यानी कि भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को जो है राजनीतिक स्तर पर एक जैसे अधिकार दिए गए हैं। यहाँ सभी नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि भारत के सभी नागरिक को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक नागरिक के मत का मूल्य समान है। यानी कि हर एक व्यक्ति के जो मत यानी कि वोट का जो मूल्य है वो
समान है, यानी कि चाहे व्यक्ति अनपढ़ हो या फिर पढ़ा लिखा हो, उसका वोट जो है एक ही काउंट होगा, समान है। चुनाव के समय लोगों को अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, यानी कि चॉइस ज़्यादा होती हैं, और यहाँ निश्चित समय अंतराल पर चुनाव होते हैं, यानी कि भारत के अंदर एक सीमित समय के अंदर जो है चुनाव होते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना क्या है? आंसर देखें, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, यानी कि संरक्षण का मतलब होता है बचाव करने का मिशन है। यानी कि इस परियोजना के द्वारा गंगा नदी का जो है संरक्षण किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों को शामिल किया गया है, यानी कि जो राष्ट्रीय नदी है गंगा, उससे संबंधित 2 उद्देश्य इस नमामि गंगा परियोजना के अंदर शामिल किया गया है। पहला उद्देश्य है गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, यानी कि गंगा नदी जो प्रदूषित हो रही है उसके प्रभाव को कम करना। गंगा नदी के संरक्षण का कार्य पूरा करना, यानी कि गंगा नदी के बचाव के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य जल्दी से जल्दी पूरे किए जाएं। उसके बाद है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, गदर नामक समाचार पत्र पर संक्षिप्त नोट लिखें। नवंबर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी ने गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला। तो 1913 के अंदर जो है गदर नाम का जो समाचार पत्र था ये प्रकाशित होना आरंभ हुआ। यह समाचार पत्र हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू आदि विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने लगा, यानी कि इन सभी भाषाओं में ये अखबार छपता था। इस समाचार पत्र में ब्रिटिश सरकार शासन की वास्तविक तस्वीर भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत की गई, यानी कि इस समाचार पत्र के द्वारा ब्रिटिश सरकार जो भारत के अंदर भारतीयों के साथ जो बुरा व्यवहार कर रही थी, उनका शोषण कर रही थी, उसके बारे में लोगों को बताया गया तथा नवयुवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने का आह्वान किया गया, यानी कि जो युवा थे उनको क्रांतिकारी गतिविधियों में, यानी कि क्रांति आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया गया। यह समाचार पत्र विश्व के अनेक देशों में निःशुल्क भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए, संविधान का मतलब है नियम, यानी कि नियम क्या है? किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है और वो सभी नियम जो हैं संविधान में लिखे गए हैं। आंसर देखें, निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है कि संविधान किसी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि नीचे लिखी हुई बातों से पता लग जाता है कि संविधान किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी है। पहला है, संविधान सरकार तथा नागरिकों के आपसी संबंधों की व्याख्या करता है, यानी कि संविधान के अंदर ये बताया गया है कि सरकार के क्या कार्य हैं और नागरिकों को क्या अधिकार हैं, इसके बारे में बताया गया है। यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, यानी कि सत्ता के अंदर जो नेता हैं, जो लोगों द्वारा चुने गए नेता हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए जो है संविधान में लिखा गया है। यह सरकार की सत्ता का स्रोत है और सरकार को जो सत्ता चलाने का जो स्रोत है वो संविधान है। सरकार के तीनों अंगों के आपसी संबंधों की व्याख्या करता है, यानी कि सरकार के 3 अंग, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो अंग हैं इनके संबंधों के बारे में जो है इसके अंदर व्याख्या की गई है, यानी कि बताया गया है कि इन तीनों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। उसके बाद है, हिमालय को नवीन बलित पर्वत क्यों कहा गया है? आंसर देखें, हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमालय जो है भूगर्भीय रूप के अनुसार ये युवा पर्वत श्रृंखला है, यानी कि अभी अभी बनी हुई, इसलिए इसे नवीन का मतलब होता है नया, इसलिए इसे नवीन बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय के निर्माण के समय 33 सागर में जमा मिट्टी तथा गाद की परतों में वलय बल पड़ गए थे तथा ऊपर उठ गए थे। आपको ये बात पता होगी कि जहाँ पर आज के समय पर हिमालय बना हुआ है वहाँ पर पहले 33 नामक सागर होता था और उस सागर की जो मिट्टी थी, जमा मिट्टी थी और गाद थी, उसकी परतों में वलय यानी कि बल पड़ गए तथा ये ऊपर उठ गए, इसलिए इन्हें बलित पर्वत कहते हैं। उसके बाद अगला
सेक्शन डी है और इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला इसके अंदर जो क्वेश्चन है, काकोरी की घटना पर विस्तार से विचार करें, इसका परिणाम क्या रहा। और चॉइस में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य बताएं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार करें। काकोरी की घटना, क्रांतिकारियों को संघर्ष करने, प्रचार करने, युवाओं को हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ में शामिल करने, प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग करने तथा हथियार जुटाने के लिए धन की आवश्यकता थी। यानी कि भारत के अंदर जो क्रांतिकारी जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों की सफलता के लिए जो है संघर्ष करने के लिए, प्रचार करने के लिए, युवाओं को हिंदुस्तान प्रजातंत्र में शामिल करने के लिए, प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए, हथियार जुटाने के लिए यानी कि हथियार लाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, यानी कि धन की आवश्यकता थी। यानी कि ये सभी काम करने के लिए धन की ज़रूरत थी। अतः इस उद्देश्य से संघ के 10 व्यक्तियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में शाहजहांपुर में एक बैठक की। यानी कि इस उद्देश्य की यानी कि धन की प्राप्ति के लिए, इस उद्देश्य के लिए 10 लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में यानी कि इनके नेतृत्व में शाहजहांपुर में एक बैठक की तथा अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। और उस बैठक के अंदर अंग्रेजी सरकार के खजाने को लूटने की योजना यानी कि प्लानिंग की गई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ जिले के गांव काकोरी के रेलवे स्टेशन से चली 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर रोक लिया तथा सरकारी खजाना लूट लिया। तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ ज़िले के जो काकोरी गांव था, वहां पर जो रेलवे स्टेशन था, वहां से जो ट्रेन चली थी जिसका नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, इसको चैन खींचकर क्रांतिकारियों ने रोक लिया और इस ट्रेन के अंदर जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया। परिणाम और इस घटना के परिणाम क्या हुए। पहला परिणाम, काकोरी की घटना से अंग्रेज़ सरकार बहुत परेशान हुई तथा उसने भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया। यानी कि इस घटना से अंग्रेज़ी सरकार परेशान हुई, उसने बड़ी संख्या में युवकों को गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया तथा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी व अशफाक उल्ला खान को फांसी दे दी गई। यानी कि इन सभी को फांसी दे दी अंग्रेजी सरकार ने। 4 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास यानी कि 4 क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई और उनको अंडमान भेज दिया गया। 17 अन्य लोगों को भी लंबी सज़ा सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद को अंत तक पकड़ा नहीं गया और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनको अंग्रेजी सरकार ने नहीं पकड़ पाई। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। और चॉइस में भी क्वेश्चन है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, उनका वर्णन करें। आंसर देखें, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण है, यह मानव जीवन के लिए आवश्यक जल प्रदान करती है। यानी कि इंसानों के लिए जो जल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति में नदियां जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसलिए प्राचीन मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे पर फली फूली हैं और यही कारण है कि जो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी वो सभी सभ्यताएं आप जो है नदी किनारे पाई जाती थी। नदियों से नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। यानी कि नदियों से नहरें निकाली जाती हैं जिससे खेतों की सिंचाई की जाती है। नहरें सिंचाई का सबसे सस्ता साधन है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि इससे कृषि जो है उत्पादन बढ़ता है। नदियाँ सस्ते यातायात के साधन हैं। यानी कि नदियों के द्वारा यातायात मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता है। इससे व्यापार में उन्नति होती है, यानी कि व्यापार में वृद्धि होती है। नदियाँ मीठे पानी की मछलियों के उत्पादन में बहुत सहायक है। यानी कि नदियों के पानी से जो मछलियां हैं उनके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत पैदा की जाती है और नदियों के ऊपर बांध बनाकर जल विद्युत यानी कि बिजली पैदा की जाती है जिससे उद्योग चलाए जाते हैं। नदियां जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। यह मृदा कृषि के लिए बहुत लाभदायक होती है। यानी कि नदियां जो हैं जलोढ़ मृदा यानी कि मिट्टी का निर्माण करती है और यह जो मिट्टी होती है ये कृषि के लिए बहुत लाभदायक होती है क्योंकि ये मिट्टी उपजाऊ होती है। नदियां अपने प्रवाह क्षेत्र में जल निकासी का कार्य करती है।
यह वहाँ के अतिरिक्त जल को बहाकर अपने साथ ले जाती है। यानी कि नदियाँ जो हैं, किसी क्षेत्र में अगर अतिरिक्त पानी है, यानी कि बाढ़ आ जाए, अधिक वर्षा हो जाए, तो उस क्षेत्र से पानी को बाहर निकालने के लिए भी नदियाँ बहुत लाभकारी यानी कि मदद करती हैं। तो ये था आपका कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए।